हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में ये जो कि सोच रही हो कि किस तरीके से ये शेंग फई को शादी के लिए प्रपोज करे, एकदम से इसके दिमाग में आता है कि ये तो लड़की है, ये क्यों उसे प्रपोज करेगी। एंड ये यहाँ से वॉशरूम के बहाने निकल लेती है। दूसरी तरफ जब लेई इसे सारी सच्चाई बता देता है तो ये इसे कहती है कि तुमने अब तक मुझे सच क्यों नहीं बताया था। लेई इसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, तो दाउसी इसे कहती है कि मुझे ऐसी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए थी। कोई भी कपल में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें उसे एक साथ मिलकर सॉल्व करना होता है, ना कि तुम्हारी की तरह मुझसे छुप के। अगर मेरे ऊपर कोई दिक्कत आती तब मैं इतनी ना डरती जितना तुमसे दूर रह के मैं डरी हूँ। 小苏，我一点儿都不害怕他们，我不害怕他们跟踪我。 दूसरी तरफ शिकी ये सब सोच रही होती है कि मैं शेंग फई को बोलूँगी कि अब मैं पहले जैसे शिकी नहीं रही जिसे कि शादी करने के लिए एक घर की ज़रूरत होगी। मुझे समझ में आ गया है कि हमें वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार किसी का भी वेट नहीं करता। एंड जहाँ तुम रहोगे मेरा घर तो वहीं पर ही हो जाएगा। ये सारी बातें शेंग फई सुन लेता है, जो ये सुनते ही यहाँ से भाग जाता है। शिकी को समझ में नहीं आता कि ये यहाँ से क्यों भागा। 何心月，你回来！ लई इसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें फ्यूचर में सारी बातें बताऊंगा, लेकिन ये इसे कहती है कि नहीं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अलग हो। लई इसे अपने से दूर अब नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इसे कहती है कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं दूर रहना चाहती हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ शिकी सोच में होती है कि पता नहीं हैंग शेंग फई कहाँ पे चला गया। तभी ये आता है एंड शिकी से काफ़ी गुस्से में कहती है कि अब क्या मैं तुम्हें नीचे लेट कर तुमसे शादी करने के लिए बोलूँ। लेकिन इससे पहले ही शेंग फई खुद ही इसे प्रपोज कर देता है, क्योंकि ये भी सोच रहा था कि लड़की के करने से पहले इसे खुद ही कर देना चाहिए। एंड शिकी को तो ऑफकोर्स हाँ ही बोलना था। लई शेंगवान के साथ अपने फेंसिंग क्लब में होता है, जहाँ पे लड़कियों को ताड़ रहा होता है, जिसमें से एक लड़की इसे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लगती है। एंड लई इससे कहता है कि मुझे भी ट्रिक्स बताओ ना कि किसी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे किया जाए। अब ये टेक्निक बताता है कि लड़कियों को ना कार से ज़्यादा बाइक पे राइडिंग करवाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए रात को बहुत ज़्यादा सर्दी में ही साउजू को बुला के इसे राइडिंग के लिए लेके चला जाता है। एंड जब ये इसके कपड़े देखती है तो इसने काफ़ी ज़्यादा अलग पहने हुए थे, क्योंकि ये भी शेंगवान ने बताया था कि लड़कियों को ना सूट वूट से ज़्यादा ऐसे कपड़े पसंद है। लेकिन शाओजू सोचती है कि कहीं इसकी तबीयत तो ठीक है जो इतना वियर्ड बिहेवियर कर रहा है। ये इसे ये बोल के चला जाता है कि रुको, मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ तैयार करा है। एंड इस चक्कर में अपना फ़ोन भी इसे दे गया था, जिसके पास उसी लड़की का फ़ोन आ जाता है जिसे कि शेंगवान ताड़ रहा था। ये इसे कहती है कि तुमने मेरा नंबर लिया एंड मुझे फ़ोन तक नहीं की। इसका फ़ोन तो ये काट देती है। देन ली को कहती है कि ये था क्या तुम्हारा सरप्राइज़। एंड इसे लई फ़ोन करके पूछता है कि तुम्हें ना गलतफहमी हुई होगी, वो शेंगवान था। लेकिन इसे कहती है कि हाँ, शेंगवान ने मेरा नंबर लिया था, लेकिन उससे पहले मैंने उससे तुम्हारा नंबर लिया था। ये शाओजू को समझाता है कि वो ना गलतफहमी हो गई, लेकिन शाओजू इसे कहती है कि मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारी किन किन के साथ फ्रेंडशिप है। ये इसे कहता है कि अच्छा, अगर मैं बुरा होऊंगा भी तो मैं तुम्हारे लिए चेंज हो जाऊंगा। बट ये अब भी इसे कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे अपने अब घर छोड़ दो वापस। लेकिन घर छोड़ने के बाद भी इसे कहता है कि चलो ये तो किसी और की ट्रिक्स थी, लेकिन मैं भी तुम्हें खुद को लाइक करवा के ही रहूँगा। शुयान इसे डिवोर्स के लिए लेके जा रहा था, लेकिन ये इसे कहती है कि डिवोर्स वगैरह होगा बाद में, लेकिन जैसे कि हम दोनों की एक परफेक्ट मैरिज नहीं हुई है तो मैं चाहती हूँ कि हमारी एक अच्छी सी मैरिज सेरेमनी हो जिसमें हम सभी को बुलाएं। नाउ शुयान इसे इनविटेशन देने आता है एंड कहता है कि लेई के साथ ज़रूर यहाँ पे आना। एंड वो सभी बता देता है कि किस तरीके से इसके वजह से लेई जेल में जा गया था। नाउ शाओजी लेई को डिनर के लिए बुलाती है, जिस पे लेई को तो लगता है कि पता नहीं आज कैसे जाओजी ने इसे डिनर के लिए बुलाया। ये इसे बताती है कि वो मुझे अंत में इनवाइट करके गया है एंड अब वो पुलिस को बता के जेल में जाने वाला है। लई से कहते कि अच्छा, तो अब तो मुझे ये समझाने आई हो क्या कि मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए। तुमसे पहले मुझसे शेंगफान लेने उसके पापा ने भी यही रिक्वेस्ट की। शिफी एंड शेंगफई की शादी भी जल्दी होने वाली थी, तो डिसाइड करते हैं एक सादी शादी करने की। इसी मौके पे शाओजी की टक्कर लई से लगती है, जहाँ पे ये नोटिस करती है कि लई ने इसकी दी हुई टाई पहनी हुई है। एंड लई से कहता है कि ये मेरी फेवरेट टाई है। यहाँ से जाते जाते शाओजी इसे एक स्माइल लेके जाती है। नाउ शादी के दिन शेंगफान ली शुयान को सरप्राइज़ देती है, जिसने कि इसकी मॉम को यहाँ पे बुलाया गया था, क्योंकि पहले भी ये यहाँ पे नहीं आ पाई थी। लई अपने असिस्टेंट शेंगफई को गिफ्ट देता है उसकी शादी पे इसका प्रमोशन करके।
अब बारी आती है बकेट फेंकने की, जिसने कि शांग फैनली एंड शी की प्लान करके लय एंड शाओजी को ही बकेट फेंकते हैं एंड इन दोनों को फोर्स किया जाता है एक दूसरे के पास आने के लिए। ना इस शादी वगैरह के बाद शुयान आता है ली के पास उसे माफ़ी मांगने के लिए, अपने गुनाह को कबूल करने के लिए एंड इसके पापा से भी माफ़ी मांगता है। लई को बताता है कि अब मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन लई से कहता है कि ये सॉरी वगैरह बोल के तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तुम्हारी सज़ा यही है कि अब तुम यूतियान कंपनी के लिए काम करो। लेकिन इसकी बातों के सुनने के बाद भी शुयान कंपनी को छोड़ने का ही फैसला लेता है। तभी इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला लिया जाता है, जहाँ पे सभी लोग लई को कहते हैं कि आपको अपनी पुरानी वाली पोजीशन वापस मिलनी चाहिए, अब टाइम आ गया है। लेकिन लई ने कहता है कि नहीं, मैं कुछ सालों के लिए कंपनी से अलग होना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पीछे से यहाँ का सीईओ शुयान ही सही है, क्योंकि उसने हमारी कंपनी के लिए काफ़ी कुछ अच्छा भी किया है। अब इसने अपनी कंपनी से तो संन्यास ले ही लिया था। शाओजू की असिस्टेंट इसे बताती है कि मैं ना भी काम पे नहीं आ पाऊंगी, इसलिए मैंने नई असिस्टेंट को आपके पास भेजा है एंड ये नई असिस्टेंट लई ही होता है, जो कि ज़बरदस्ती इसके घर में घुस आता है। लेकिन शाओजू से कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे असिस्टेंट हो ना, तो पहले तो इस कुर्सी पे से उठो, क्योंकि तुम बॉस नहीं हो एंड मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तो मैं तुम्हें सैलरी दे सकूं। लेकिन लई से कहता है कि मैं ना फ्री में काम करूंगा, क्योंकि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ डिज़ाइनर शाओजू। शाओजू से फिर भी रखना नहीं चाहती थी, तो लई से कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे सिर्फ 10 दिन के ट्रायल पर रख लो, अगर तुम मुझसे खुश हो गई तो ठीक, वरना मुझे जॉब से निकाल देना। अब इन 10 दिनों में ये इसका कहा हुआ सारा काम करता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसने इसने आज तक भी नहीं की होगी एंड साथ में शाओजू का ख्याल भी रखता है हमेशा। एंड दूसरी तरफ शुयान अपनी मोम को जल्दी शहर से भेज देता है, क्योंकि अब इसे जेल वगैरह में भी जाना था एंड ये से बोलता है कि कुछ साल मेहनत करके मैं आपके पास गांव में ही वापस आ जाऊंगा, क्योंकि इसका प्लान था कि अपनी जेल की कुछ टाइम की सज़ा काट के फिर ये फैमिली से तो डिवोर्स कर ही लेगा, तो शंघाई में इसका क्या काम, इसलिए गांव में अपनी मॉम के पास ही चला जाएगा। आज 10 दिन पूरे हो जाते हैं, जिस पे लई इसे बहुत अच्छा खाना खिला के कहता है कि अब तो मैं तुम्हारे असिस्टेंट के तौर पे रह सकता हूँ ना, लेकिन ये इसे मना कर देती है एंड इसे कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे वजह से खुद में चेंजेस लाओ, तुम पहले वाले ही ठीक हो, तुम्हें बहुत सारे काम हैं, तुम मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। एंड लई के यहाँ से जाने के बाद इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है एंड ये इसे काफ़ी मिस भी करती है। शुयान जेल में जाने को तैयार था, इससे पहले इससे डिवोर्स लेना चाहता था, लेकिन ये इसे बताती है कि हम दोनों का डिवोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई हूँ एंड अब जब तुम अपनी जेल की सज़ा काट के आओगे तो मैं अब जब तुम जेल में से वापस आओगे तो मैं हमारे बच्चे के साथ तुम्हारा वेट कर रही होंगी। आइलैंड पे जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई के लिए लई डिसाइड करता है कि ये वहाँ पे एक फाउंडेशन बनाएगा, जिसके लिए अपने आप तो पैसे डोनेट करता ही है, अपने सारे फ्रेंड्स को भी कहता है। एंड फाइनली शुयान पुलिस में जाके अपने जुर्म कबूल कर लेता है। अब कंपनी में सीईओ की सीट फिर से खाली हो गई थी, तो सभी लई से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम अब तो वो आके कंपनी संभाल ले। शाओजू को उसका ये पार्टनर बताता है एक डिज़ाइनिंग कंपटीशन के बारे में, जिसमें अगर इसका डिज़ाइन सिलेक्ट हो गया तो इसे पेरिस जाने का मौका मिलेगा। लेकिन तभी इसे यूतियान कंपनी से बुलावा आता है इसके पुराने वाले बॉस का, जो कि इसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं। लेकिन शाओजू समझ में आ जाता है कि ये लई का ही करा धरा होगा, जिसकी वजह से इसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्ट लेने से साफ मना कर देती है। तभी इसे लई डिनर के लिए बुलाता है, ये यहाँ पे आती तो है, लई भी यहाँ पे आने वाला था, लेकिन तभी से शैंग फानली का फ़ोन आता है, जो इसे बताती है कि इसके पापा की तबीयत अचानक से ही बिगड़ गई है। अब इन बूढ़ाओं को लगता है कि क्या पता ये भी लुढ़क जाए, इसलिए ये लई को कहते हैं कि इसका हस्बैंड भी अब जेल में है, तो अगर मुझे कुछ हो गया मेरे बात फैमिली का ध्यान रखना, क्योंकि तुम इसके बचपन के फ्रेंड जो हो। शाओजू काफ़ी टाइम तक इसका वेट ही करती रहती है एंड जब फैमिली से कहती है कि और तुम बताओ तुम्हारे एंड शाओजू के बीच कैसा चल रहा है, तब इसे याद आता है एंड जब ये वापस आता है तो यहाँ पे शाओजू नहीं थी। नेक्स्ट डे ही शाओजू से मिलने के लिए आता है, जो कि इसे कहती है कि कल डिनर के लिए किसने इनवाइट किया था। लई इसे सॉरी बोलता है एंड ये इसे कहती है कि मुझे युतियान में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मिला, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। लई इसे कहता है कि वो तो इतना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था, तो इसे कहती है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट की डिटेल कैसे पता, यानी कि तुमने मुझे वो बोला था ना, लेकिन मुझे किसी की ऐसे हेल्प नहीं लेनी, अपने एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ना है। एंड आज फिर से इस बेचारे की इंसल्ट करके यहाँ से भेज देती है। इसे फ़ोन आता है कि इसे पेरिस जाने का मौका मिल गया बिकॉज उसका डिज़ाइन सिलेक्ट हो गया।
शीकी से कहती है कि तुम्हें कम से कम पेरिस जाने से पहले लई को बता तो देना चाहिए, लेकिन ये से कहती है कि क्यों, हम दोनों कपल थोड़ी ना है जो मैं उसे बताऊंगी। लेकिन फिर भी लई को अपने असिस्टेंट शेंगफेई से पता चली जाता है। शाओजू इसी सोच में ही होती है कि तभी इसे यहाँ पे लई मिलता है, जो इसे कहता है कि अगर मैं यहाँ ना आता तो मुझे गुड बाय करने भी नहीं आती ना। तुम प्लीज़ पेरिस मत जाओ, मैं तुम्हें यहाँ चाइना में बड़े से बड़े प्रोजेक्ट दिला सकता हूँ। लेकिन इसे कहती है कि तुम ये इतना ज़्यादा शो ऑफ क्यों करते हो अपनी पावर का, जिस पे लई यहाँ से गुस्से में चला जाता है। पेरिस जाने से पहले एक बार सोचती है कि आइलैंड के बच्चों से मिलने जाया जाए, जहाँ का टीचर से बताता है कि यहाँ पे तो आपके नाम से फाउंडेशन भी बना दिया आपके बॉयफ्रेंड ने, जो कि बहुत सारी चीज़ें डोनेट करते हैं। ये लई को याद करते हुए काफ़ी सैड मूड में यहाँ पे चल रही थी, तभी से लई भी यहाँ पे दिख जाता है, जो इसे कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे मिस कर रही थी ना। तभी इतनी सैड थी, लेकिन इसे कहती है कि तुम्हें मिस करके क्यों सैड होंगी, मैं तो बच्चों को मिस कर रही थी। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सनसेट देख रहे थे। ये इसे कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे उस पर्सन के साथ सनसेट देखना चाहता था जिससे मैं लाइक करता हूँ, एंड मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगा, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। चलो अगर तुम्हें पेरिस जाना है तो मैं तब भी तुम्हारा वेट करूँगा, एंड अगर तुम्हें चाइना या शंघाई रहना है तो मैं तुम्हारा यहीं पे ही तुम्हारे साथ ही रहूँगा, जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगा। शाओजू भी से कहती है कि अच्छा, फिर तो तुम्हें पूरी लाइफ ही मेरी बात माननी पड़ेगी, यानी कि ये भी मान जाती है। नाउ लई से किस करता है एनिस। एपिसोड के साथ ये सीरीज़ भी यहीं ख़त्म होती है फ्रेंड्स। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।